अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने आज लाहौर में एक बड़ी धुआंधार तकरीर की और वहां पर कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो उनके खिलाफ फैसला आया उस फैसले के हवाले से बुनियादी सवालात 12 जो उनके सवालात थे वो उन्होंने उठाए। ये उनकी तकरीर एक ऐसे वक्त में की गई है जब आज एक तो उनके बच्चों और दामाद की तरफ से रिव्यू पिटीशन भी दाखिल हो गई है और दूसरा सिर्फ एक रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट ने जो अदालती फैसले के हवाले से तकारीर हुई थी उन तकारीर पर पेमरा से जवाब भी मांगा है और पेमरा को हिदायत भी जारी की हैं। बहरहाल आज जो उनकी तकरीर थी उसमें देखा जाए तो 4 बड़ी बुनियादी बातें थी। एक तो ये कि मियां साहब ने जो है वो अदालती फैसले के हवाले से एक मरतबा फिर से बात की। क्या ये बातें तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं या नहीं, इस बात का फैसला तो कोर्ट नहीं करना है, मगर ये कि इस सवाल को जो है वो बार बार उठाया जा रहा है कि मियां साहब जो है वो बार बार अपने फैसले के हवाले से जो है वो इस तरह से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि फैसले पर अमल दरामद एक चीज है, वो उन्होंने करवाया, मगर ये फैसला जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और इस फैसले के हवाले से जिस तरह और भी बहुत से अदालती फैसले हैं उन पर बात होती है, उसी तरह से इस फैसले पर बात जरूर हो सकती है। लेकिन अहम बात यह भी है कि क्या मियां साहब का इस तरह से, जबकि उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, क्या फैसले पर इस तरह से तनकीद करना बनता है या नहीं, क्योंकि शायद ये पब्लिक गैदरिंग जो थी ये मुनासिब फोरम नहीं था इन तमाम सवालात को उठाने के लिए। मामला अदालत में रिव्यू पिटीशन अभी लगी हुई है तो ये वहां पर जो है वो ये चीज उठाई जा सकती थी, मगर इससे ये भी पता चलता है कि मियां साहब को अब शायद अदालत से जो है वो कोई खास उम्मीद नहीं है इस रिव्यू पिटीशन के हवाले से। फिर मियां साहब ने वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने एक मुकालमे की तजवीज दी। उन्होंने कहा ग्रैंड डायलॉग जो है वो हम इनिशिएट करना चाहते हैं। ये तजवीज पहले भी आ चुकी है, मगर उसके बाद उनका ये कहना था कि ये जो तजवीज है इसके लिए वो एक कमेटी भी बना रहे हैं, तो कमेटी जो है क्या काबिल अमल तजवीज है या नहीं, ये भी जो है वो बड़ी अहम बात है। और फिर जो मियां साहब की जो तकरीर थी उस पर हमने देखा कि वजीर कानून जाहिद हामिद साहब, वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह और गवर्नर पंजाब जो है वो स्टेज पे मौजूद थे। तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, हुकूमत इनके पास है, और जहां पर अदालती फैसलों के हवाले से इस तरह से तकारीर हो रही हो, उनको हदफ तनकीद बनाया जा रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो वो बात हो रही हो, वहां पर ये इन वज़रा की मौजूदगी, ऐसा लगता है कि ये पैगाम ये जाता है कि मुकम्मल तायीद और हिमायत इन वज़रा की जो है वो उन्हें हासिल है। तो आज की हमारी जो डिबेट है 4 बड़े अहम सवाल होंगे। पहला तो यही कि क्या ये बातें तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं या नहीं, दूसरा क्या अदालती फैसले के हवाले से ये मुनासिब फोरम था या नहीं, तीसरा मियां साहब की जो मौजूदा सियासी जद्दोजहद है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये चीजें जो है वो आगे इदारों के टकराव की तरफ जो है वो जा रही हैं, और चौथा जो कि बड़ा अहम सवाल है कि जो मुकालमे की तजवीज़ और कमेटी बनाने की मियां साहब ने बात की, क्या यह काबिल अमल है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल जो है वो मौजूद है, उनका तारुफ करा दूं। सेनेटर ताहिर मशीदी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया जी ताहिर मशीदी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फवाद चौधरी साहब तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े एक्टिव हैं इस केस के हवाले से, पनामा केस के हवाले से भी जो है वो बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब के अलावा हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, और राना सनाउल्लाह जो कि लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो भी हमें कुछ ही देर में टेलीफोन लाइन पर जो वो ज्वाइन करेंगे। मैं फवाद चौधरी साहब आपसे आगाज करूंगा। ये जो आज मियां साहब ने बातें की और मियां साहब ने जिस तरह से तकरीर की, आपको लगता है कि ये तकरीर जो है वो उसी तरह से है जहां पर जो है वो तौहीन अदालत के जो है वो जुमरे में आती है? और दूसरा जो उन्होंने जो सबसे अहम किया, उन्होंने कहा फैसले पर अमल दरामद तो उन्होंने किया, लेकिन बात वो जरूर कर सकते हैं, इस पर तनकीद की। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून एक पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। उनको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद अब नून लीग का ये समझें कि एक ऐसा इस वक्त वो जिसको हम कहते हैं करीब वो मर्जल मौत का शिकार है। अच्छा। और वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रावलपिंडी में जब उन्होंने ये पहली तकरीर नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो रावलपिंडी में जब वो निकले तो उन्होंने कहा मैं जेएलएम में बताऊंगा क्या साजिश हुई, जेएलएम में कहा मैं गुजरांवाला में बताऊंगा, गुजरांवाला में कहा लाहौर में बताऊंगा, और लाहौर में वो अब तक वो सुबह नहीं आई। उनका नैरेटिव यही है कि जजेस ने जो फैसला किया वो कहीं से लिखा हुआ आया था और जजेस ने पढ़ के सुनाया। 134 दिन हेयरिंग हुई, उनमें जो सवालात आए उनका जवाब तो हमें अब तक नहीं मिला। मगर
फवाद एक चीज है, एक जो उन्होंने थोड़ी कानूनी बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये फैसला जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप सर क्योंकि खुद कानूनदान है इसलिए जरा आपसे पूछना बनता है। उन्होंने कहा इस फैसले के हवाले से बात हो सकती है जैसे पहले फैसलों के हवाले से बात होती है, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। फैसले के हवाले से तो बात हो सकती है और आपने रिव्यू भी इसीलिए ही उन्होंने फाइल किया, उसमें सवालात उठाए हैं। लेकिन जजेस की इंटेंशन के हवाले से जब आप बात करते हैं और आप समझते हैं कि जजेस ने साजिश का शिकार होकर किए हैं, तो फिर आपके सामने आप ये कह रहे हैं कि लाइन वहां पर है जहां पर वो जजेस की इंटेंशन या इस फैसले को साजिश कहते हैं। बिल्कुल, आपके सामने जुडिशियल काउंसिल का फोरम है, आपके पास एविडेंस है, आप चले जाएं। आप और हम भी जानना चाहते हैं इनफैक्ट कि किस तरह से आईसीआईजे को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, किस तरह से गार्डियन, बीबीसी, सुदिच्चे ज़ोदबर्ग जैसी अखबारें जो हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, किस तरह से यूएई की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मजबूर करती है कि वो बताए कि ये कागजात जाली हैं। सो बात यह है कि जो सवालात उनसे पूछे गए हैं वो बड़े सिंपल हैं। वो सवालात ये हैं कि आप बताएं कि हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की जो कंपनीज हैं, क्विंट कंपनीज हैं और फ्लैगशिप कंपनीज हैं। 9 कंपनीज उनकी बर्तानिया में है, 3 ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में है, 1 यूएई में है। किस तरह से वो लॉसेस में होने के बावजूद 600 करोड़ के घर ले रहे हैं। ठीक है, 300 बिलियन का जो है वो इन 13 कंपनीज के दरमियान आपस का लेन देन है। उनका बताया जाए कि ये कैसे हुआ, हुदैबिया का बताया जाए ये कैसे हुआ। अगर और आज आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मियां साहब ने जिरगा की तजवीज दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसले के ऊपर एक जिरगा बना दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैलिडिटी देखे, ये तो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब जरा हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राणा साहब, ये आज जो तकरीर हुई इसमें मैं खैर पहला सवाल तो ये फैसले के हवाले से जो मियां साहब ने बातें की, क्या ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है कि जहां पर अमल दरामद तो किया जाए फैसले पर, लेकिन जो है वो इस फैसले को पब्लिकली जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाए? जी, इसकी जो है वो मिसालें जो है वो पिछले 70 सालों में 70 से ज्यादा मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे जिस फैसले की रूह से जुल्फकार अली भुट्टो को एग्जीक्यूट किया गया वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसे जुडिशियल मर्डर के तौर पे जो है वो जाना जा रहा है, जाना गया। और उसके ऊपर इससे बड़ी कड़ी तनकीद क्या हो सकती है कि जब ये कहा जाए कि जो है अपना जुडिशियल मर्डर है, इट मीन्स कि जुडिशरी ने जो है वो खुदा ना खासा जो है वो कत्ल किया है। उसके बाद आ जाए कौन सा डिक्टेटर कि जिस डिक्टेटर को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सनदे जवाज नहीं दी और बल्कि एक को तो आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया, और वो सारे फैसले जो है वो बाद में कंडेम हुए हैं। सारे फैसलों को कड़ी तनकीद हुई है, बल्कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा बाद में कि जी ये फैसले गलत थे और ये फैसले सही नहीं थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने उन फैसलों को जो है वो तनकीद की है। तो इसलिए फैसला जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसके ऊपर राय जनी हो मगर सकती है। ये जो सवालात आज उन्होंने उठाए हैं, ये रिजर्वेशन जरूर हैं, मगर इसके लिए शायद मुनासिब फोरम जो था वो अदालत नहीं है। ये तो पब्लिकली एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बातें की हैं। नहीं, ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ये अपना जो है इस मुल्क की क्रीम जो है वो बैठी थी। इसमें बार्स के प्रेसिडेंट थे, इसमें साबिक प्रेसिडेंट थे, इसमें बड़े सीनियर वकला थे, सारी वकला जो है वो बरादरी बैठी थी। बेंच और बार जो है वो इंसाफ के जो है वो का जो प्रोसीजर जो एक अपना सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़े यानी स्टेक होल्डर हैं। तो बात जो है मगर सर जहां पर मियां साहब ये कहते हैं, मेरा ख्याल है ये फवाद ने भी ये नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जहां पर मियां साहब ये कहते हैं कि ये साजिश हुई है, तो वो जजेस की इंटेंशन पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं और इसलिए जो है ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आते हैं जब आप जजेस की इंटेंशन पर सवाल उठाते हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि जब बाद में जजेस जो है बाज फैसले हुए और जजेस ने बाद में कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर्स थे और फलां साइड से तो लिहाजा उस वक्त हमने ये फैसला गलत किया था। तो क्या मालूम आज से 3 साल बाद जो है वो इन जैसा मान में से कोई कहे कि जी हमारे ऊपर प्रेशर था और इसलिए हमने ये फैसला किया। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे ये बताएं आप क्योंकि खुद वजीर कानून है, इंतजार करें ना, फिर जब जज कोई कहेगा उस वक्त आप कहें ना, आप 3 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो नहीं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम जो है वो आप सिर्फ ये मुझे बता दें कि आईसीआईजे को भी यहाँ के जज ही कंट्रोल कर रहे थे। नहीं, आई से अपना जो है उसको कंट्रोल यहाँ से जज नहीं कर रहे थे, वहां पे
यानी इस साजिश में जो है वो इंटरनेशनल कुव्वतें भी हैं, नेशनल मैंने भी रहमान साहब को यही कहा था कि पाकिस्तानी जो माशरे हैं उनके वो सिर्फ हमारे सामने हैं, जो उनके आलाकार हैं मुल्क से बाहर भी हैं। मगर राणा साहब यहाँ पर एक जो आप क्योंकि वजीर कानून है जाहिद हामिद साहब आज हमने स्टेज पे देखा, गवर्नर पंजाब वहां पे मौजूद है। सर ये तो सारे आप लोग तो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, और आप लोग स्टेज पर हैं और फिर अदलिया के हवाले से इस तरह की बातें हो रही, तो जो इदारों के टकराव की सर बातें करते हैं तो असल तो आपकी तरफ से मैसेज जा रहा है कि भाई जो मतलब महाजाराई जो है वो हो सकती है। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना कि अदारों से टकराव, क्या हमने कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद को जो है वो रोका हुआ है? हमको उसकी राह में जो है वो कोई गवर्नमेंट की ताकत डिप्लॉय की हुई है, उसके ऊपर अमल दरामद हो गया, बंदा जो था वो अपने ओहदे से अलहदा होकर अपने घर आ गया। अब हम जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। हम सर मगर आप सर एग्जीक्यूटिव भी तो है ना, उसके बाद हुकूमत भी तो है ना, या मिनिस्टर है, आप हुकूमत भी तो है ना सर। जी बिल्कुल हुकूमत है, लेकिन एक पॉलिटिकल हुकूमत है ना। हम अपनी जमात के साथ खड़े हैं। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो किसी अगर सियासी जमात की है तो वो लोग जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ताहिर मशीदी साहब से भी हम बात करेंगे और सलीम मांडवी वाला साहब भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट क्या मियां साहब की गई तकरीर तौहीन अदालत के जुमरे में आती है, जो उनके फैसले पर तनकीद है। ताहिर मशीदी साहब, सर आप किस तरह से देखते हैं ये जो तकरीर हुई? अब एक तो व्यू ये है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी, दूसरा व्यू ये है कि आप जो है वो जजेस पे, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पे जो है सवाल उठा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आती है। कहीं लाइन ड्रॉ की जा सकती है या मियां साहब ने वो लाइन्स क्रॉस की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसाफ जो होता है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए, और अक्यूज जिसको भी आप करते हैं किसी चीज़ में, उसको पूरा हक होता है कि वो अपनी डिफेंस में जो कुछ भी कर सकता है करने दें, और वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन है। अगर आप कौन है कर देंगे तो वो सिलेक्टिव जस्टिस हो जाती है, और सिलेक्टिव जस्टिस जो होती है वो इनजस्टिस होती है। ये जो पर्टिकुलर केस है ये एक आइनी मैटर भी है, ये कानूनी मैटर भी है, और ये सियासी मैटर भी है। ये याद रखें कि दिस इज़ ए पॉलिटिकल मैटर, और इसको पॉलिटिसाइज किया गया है फ्रॉम डे वन। जब से ये पानामा लीक्स का केस चल रहा है, ये पॉलिटिकल लीगो साथ ब साथ चलता रहा है। या वो मतलब कि एक समझो कि एक तमाशा, सियासी मामला भी है, सियासी मामला, सियासतदानों ने इसको तमाशा बना दिया था, और बाकायदा नोट किया गया, पूरी पब्लिक ने नोट किया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात हो रही है फिर उसको डिस्कस किया जा रहा है कोर्ट के बाहर। अब आ गया कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर एलिगेशंस हैं। अभी तक कोई एलिगेशन प्रूव नहीं हुई। एक इंक्वायरी हुई है, अच्छी हुई है, बुरी हुई है। ताहिर मशीदी साहब, अकामे वाला तो प्रूव हो गया, वो तो एक फैक्ट था ना। नहीं तो वो प्रूफ तो आप उसको वन साइडेड जस्टिस वन साइडेड मैं नहीं कर रहा, मगर एक फैक्ट कोई कोर्ट दुनिया में अगर उसकी कोई नेगेशन ना आ सके तो वो साबित नहीं हो जाता। अपने कोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया की हर कोर्ट की बात करता हूँ। कोई कोर्ट दुनिया में किसी को गिल्टी नहीं कर सकता उसको हक दिए बगैर कि वो अपनी डिफेंस में कुछ कहे। कोई नहीं हो, जस्टिस नहीं है। तो वी हैव टू बी जस्ट इन दिस मैटर। तो वो अगर जात पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल उसका नाम निशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं जो आपकी बात समझा, आप ये कह रहे हैं ये बड़ा पर्सनलाइज हो गया था मामला, और ये मियां साहब के साथ, तो इसको हमने इसी तरह समझना है और इसी तरह चलेगा। डोंट फॉरगेट कि हम लोग जो ऑपोजिशन वाले हैं, हमने भी इसको पॉलिटिसाइज किया है। अच्छा। हमने भी पॉइंट स्कोरिंग की है इसी के ऊपर। अपोजिशन ने भी कोर्ट को प्रेशराइज करने की जरूरत कोशिश की है। अच्छा, मैं हम लोगों ने भी कोशिश की है। फवाद, क्या वाकई ये मामला जो है वो इस तरह से, मेरा ख्याल है कुछ मीडिया के हद तक तो इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मामला नवाज शरीफ का बन के रह गया था, ना कि किसी और एक MNA का जो मामला होता और जिस पर जो है वो इस तरह से फैसला आता।
पहली बात तो यह है कि ताहिर मशीदी साहब ने तकल्लुफ से काम लिया है कि MKM पाकिस्तान अपोजिशन है। MKM पाकिस्तान ने वोट दिए हैं खाकान अब्बासी साहब को और दैट इज दे आर वेरी मच इन द, वो तो हक है हमारा, हम वोट देते हैं, हम लोग एक जमहूरी पार्टी है, तो आप लोगों के पास वो हक ना हो, हमारे पास तो हक है। तो आप ठीक है, आप गवर्नमेंट पार्टी है, मैं यही कह रहा हूं। वाहिद पार्टी है जो कि दूसरी बात, जो वाहिद पार्टी है जो गवर्नमेंट में भी और अपोजिशन में ज्यादा पावर में और सबसे ज्यादा मिस पावर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपने दिया है, 25 अरब रुपया भी ले लिया, लेकिन खैर नहीं वो अलग बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये केस क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस हमेशा पर्सनल ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई सिविल केस नहीं है कि जो किसी के खिलाफ कोई सूट चल रहा है, ये क्रिमिनल केस है। और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्यों हुआ? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इसलिए हुआ कि जो ICIJ की क्वेरी थी उसमें 400 लोगों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली का नाम शामिल था। अब ये मामला शुरू यहाँ से हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा पार्लियामान से करा लें आप इंक्वायरी, नहीं होने दी, TORs पे ही नहीं बात बनी। पहले कहा गया नैब से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नैब के चेयरमैन साहब ने कहा कि वो तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता मैं खोलूं। FBR को कहा गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो बस ऐसे ही है जी करेंगे। आफ्टर दैट पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन हुआ, पूरा एहतजाज हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ साहब ने लिखा खत और उन्होंने कहा कि जी आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि दोनों पार्टीज को ओपन कोर्ट में जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि जी केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया, अब लॉकडाउन वगैरह नहीं होने चाहिए, यहाँ पे आके फैसले होने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टी से पूछा, 134 दिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला। अब इससे ज्यादा राइट ऑफ हेयरिंग तो दुनिया में नहीं हो सकता कि 134 दिन केस चले, उसके बाद 60 दिन JIT में चला, 184 डेज ये केस चला, तकरीबन 200 दिन आप समझिए। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आया, पहले JIT को गया, मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई गई कि बहुत जबरदस्त काम हो गया। जब ये कोई आज तो उन्होंने इस पे भी एतराज किया, उन्होंने कहा ये जो 4 फैसले आए हैं, तो 4 फैसले आने की भी तो कहीं हमें वो मिलती नहीं है, मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ही कह दिया था कि ये ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये फैसला जो है ऐसा होगा जो 20 साल आप याद रखेंगे, क्योंकि हम मैकेनिज्म ले डाउन करेंगे एहतसाब का। प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद मुलव्वस हों और उनके बच्चे मुलव्वस हों, तो कौन सा इदारा जो है वो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा। अब ये जो पुरानी इस वक्त जो कैंपेन चल रही है नवाज शरीफ साहब की, इसका सिर्फ एक मकसद है, बाकी कोई मकसद नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस से अपनी सुपरविजन खत्म कर दे, ताकि नैब वाले जो हैं वो अमूमी अफसरान को हम मैनेज कर लेंगे और केसेस जो हैं वो अपनी मर्जी से, वकील भी अपनी मर्जी के हमारे खिलाफ हो। आप ये कह रहे हैं कि ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के लिए या नैब पे दबाव के लिए? सुप्रीम कोर्ट पे दबाव के लिए। सारे का सारी कैंपेन ही सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपनी सुपरविजन जो है वो वहां से केसेस से हटा ले। आप देखें कि केस एवनफील्ड एवेन्यू का जो केस है ये 17 साल से पड़ा हुआ है, क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा? कौन इन्वेस्टिगेट नहीं होने दे रहा? हुकूमत इन्वेस्टिगेट नहीं ना करने दे रही। नवाज शरीफ साहब ने मैनेज किया, तो फिर पीपल्स पार्टी वाले भी आ जाते हैं। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी वाले भी साथ ही शामिल है, उस वक्त एनआर हुआ था, वरना रहमान मलिक साहब ही की रिपोर्ट है ना एवनफील्ड की। तो उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये शुरू हुआ तो किंग अब्दुल्ला आ गए और किंग अब्दुल्ला ने जो है वो अपना यहाँ पे कर दिया पाकिस्तान को, तो उस वक्त भी डील कर ली, बाद में COD हो गया और अब बारी आई है, अब चीखें निकल रही भाइयों। सलीम मानवी वाला साहब, सर ये आज उन्होंने मियां साहब ने एक जमहूरियत वर्सेस आमरीयत डिबेट भी जो है वो छेड़ी और उन्होंने कहा कि मेरी नहीं बनी तो पाकिस्तान में किस वजीर आजम की बनी। मियां साहब का ये गिला करना बनता है कि उनकी हुकूमत को अभी जो मौजूदा हम सूरत हाल देखें या पहले वाली जो उनकी हुकूमतें हैं, आमिरों ने उनकी हुकूमतों को या उनकी सियासत को जो है वो चलने नहीं दिया, और बीबी की भी मिसालें दी उन्होंने। आज उन्होंने, और भुट्टो केस की भी उन्होंने मिसाल दी। मैं तो ये कहूंगा कि उनको पीपल्स पार्टी याद आ जाती है जब उनके साथ कुछ होता है, अदरवाइज तो मैं तो इनको प्राइम मिनिस्टर कहता था। ये लाहौर के प्राइम मिनिस्टर हैं और मशदी साहब भी लाइन पे हैं, वो भी हमारे साथ एग्री करते थे और हम खड़े होकर कहते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाहौर। तो मैं तो कभी इनको डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया, हलीफ होने के बावजूद। कल भी मैंने कहा था हलीफ होने के बावजूद। हलीफ नहीं, हम अपोजिशन में हैं, वो तो वोट नहीं, अपोजिशन आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मशदी साहब उन्हें दिया है ना। नहीं, जाया करने से तो अच्छा है ना, बाकी लोगों ने तो जाया किया ना वोट। अच्छा, कौन के साथ क्या किया उन्होंने? ठीक जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि तो जो प्राइम मिनिस्टर 2 दफा सेनेट आया हो और पता नहीं कोई 10 दफा नेशनल असेंबली आया हो, वो क्या प्राइम मिनिस्टर है? वो भी एक डिक्टेटर ही है, मैं तो यही समझूंगा और मैं उनको समझता ही यही हूँ, क्योंकि कभी इन्होंने किसी पार्लियामेंटेरियन से ना बात की, ना
किसी के खत का जवाब दिया, और मैं पर्सनली 2 खत तो मैंने इनको लिखे, उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। तो जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियन के खत का जवाब नहीं था, वो लोगों का क्या करता होगा? तो मैं तो मतलब मेरा तो ओपिनियन इनके बारे में बड़ा क्लियर है कि जियाउल हक साहब एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर छोड़ गए हमारे लिए। हाँ। और वो उनको हम भुगत रहे हैं। अच्छा, जी, ठीक। जी। चले, जरा मैं चाहता हूँ, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि वो एक मुकालमे का आगाज करना चाहते हैं और उसके लिए वो एक कमेटी भी जो है वो बना रहे हैं। आज उन्होंने तकरीर में इसका भी ऐलान किया। मैं चाहूंगा जरा पैनल की राय उस कमेटी के मामले पर और जिस मुकालमे की वो पेशकश कर रहे हैं, क्या राय है, इस ब्रेक के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट मियां साहब की पनामा फैसले पर तनकीद, क्या उनकी ये तकरीर जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आती है या नहीं आती, और फिर मियां साहब ने आज जो तजवीज़ दी, आज जो उन्होंने तकरीर की, वहां पर उन्होंने कहा कि वो एक मुकालमे का आगाज करना चाहते हैं और उसके लिए वो एक कमेटी भी बना रहे हैं। ताहिर मशीदी साहब, योर रिएक्शन, क्या ऐसी कमेटी, क्या ऐसी तजवीज़ जो है वो काबिल अमल हो सकती है जिसमें ये ग्रैंड डायलॉग जिसकी पेशकश वो पहले भी कर चुके हैं वो उसमें हो सके? मेरा ख्याल है हमें गुरेज करना चाहिए। ये मियाँ साहब के ज़माने में ये चीज़ ज़्यादा चल गई, और पहले भी मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं उन्होंने जो अहमियत है पार्लियामेंट की उसको नहीं दी। ये मामले सारे के सारे ऐसे हैं, सियासी मामले, ये डिस्कस होने चाहिए, इनके ऊपर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट को रेलेवेंट बनाना चाहिए। पार्लियामेंट रेलेवेंट बनेगी तो फिर जाके आपकी गवर्नेंस भी इम्प्रूव होगी, गरीबों की भी सुनी जाएगी, अमीरों की भी सुनी जाएगी, हर एक। पार्लियामेंट तो हमेशा बाईपास हुई है। आपके जितने आम फैसले, नेशनल इलेक्शन प्लान जैसे फैसले आपके सारे एपीसीज के अंदर होते हैं, उसमें पार्लियामेंट को तो लिफ्ट ही नहीं करवाई गई। यही मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये ही हमारा कसूर है, और इसीलिए हमारी जो जमहूरियत है वो सही रस्तों पे, सही पटरी पे नहीं चढ़ी। इस वजह से कि पार्लियामेंट को उसकी सुप्रीमेसी, उसकी ऑनर, उसकी डिग्निटी नहीं दी गई। अगर पार्लियामेंट में आप चीज़ डिस्कस करेंगे तो वो कलेक्टिव विल और कलेक्टिव विजडम ऑफ द नेशन होती है, तो वो जाके एंड पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट इज एब्सोल्युटली सुप्रीम। तो पार्लियामेंट से जो चीज़ आएगी वो सारे इदारों को फॉलो करनी है। तो देयर इज नो क्लैश ऑफ अदारे या ओवरलैपिंग ऑफ अदारा अगर पार्लियामेंट से चीज़ हो। जब आप एपीसीज करेंगे, डायलॉग करेंगे, वो है मैं नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक कमेटी का रास्ता जो है वो ठीक रास्ता नहीं है। ठीक नहीं है। एक पार्टी आएगी, 10 पार्टियां नहीं आएंगी, 2 पार्टियां आ जाएंगी भी हो। फवाद साहब, आपका क्या रिएक्शन है मियां साहब की जो तजवीज़ है? मियां साहब तो चाहते हैं ना कि एक जरगा बुला लिया जाए और एक किस्म का आप समझें कि ये जो होती है हमारे यहाँ, अब लोग बैठ जाएं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। बुनियादी तौर के ऊपर वो एक उनका और उनका मेरी जात को बाहर रखें। वो मेरी जात पॉलिटिक्स में तो उनको पता है कि उनको कोई फ्यूचर नहीं है। वो समझते हैं सिर्फ नैब केसेस से मेरी जान छुड़ा दें। अच्छा। टोटल जो उनका फोकस है इस वक्त वो ये है कि उनको ये जवाब ना देना पड़े कि ये जो एफजेडी है, ये जो फ्लैगशिप है, ये जो क्विंट कंपनीज हैं, ये जो हुदैबिया है, इनके मामलात ना खुलें। अब ये कहते हैं ना, नैब में अब जाएंगे आप एक एक करके, सामने आपके सामने एक एक परत खुलेगा और हम इंशाल्लाह रखेंगे। आपको लगता है ये नैब वाला सिलसिला आगे चलेगा? क्योंकि अभी तक तो जेआईटी वाले खुद नहीं गए नैब के अंदर, उन्हें भी बुलाया था, जेआईटी के मेंबरान को भी नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सारा मैकेनिज्म तय कर दिया है, हर चीज लिख दी है। वो तो 4 आखिरी तारीख है, 7 आखिरी तारीख है। वो 7 से पहले तो नैब कोर्ट में जो है वो जमा होने हैं रेफरेंसेस, और जो जजेस साहिबान हैं, जज हैं, जस्टिस याजुल हसन साहब हैं, वो भी मेरा ख्याल गैर मुल्की दौरे पे थे, वो अब आ जाएंगे और वो इसको मॉनिटर करेंगे कि कैसे जो। मगर नैब में आपको लगता है मामला इनका आगे बढ़ सकेगा? क्योंकि जो नैब की जो पॉलिसीज रही हैं, अगर तो नैब के ऊपर रखें तो फिर तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना। अच्छा। तमाम ये जेआईटी आपका ख्याल है कैसे खड़ी हो गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पीछे खड़ी थी। अब भी ये जो मामला है ये सिर्फ इसलिए आगे बढ़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखे हुए है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी आंख ब्लिंक करती है तो ये तो ले जाएंगे सारे का सारा। ये तो पुराने खिलाड़ी हैं इस मामले के, इन्होंने तो कुछ होने ही नहीं देना। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मामला जो है वो आगे चलेंगे। और इसलिए मैंने अर्ज किया कि सारी जो कैंपेन है उसका मकसद ही सिर्फ यह है कि किसी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की जो सुपरविजन है उसको हटा सकें। अच्छा। बाकी उनका मसला नहीं है, उनको पता है ना वज़ीर आज़म उन्होंने दोबारा बनना है, ना पीएम ऐसा को उनको दिलचस्पी है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने नैब केसेस की हद तक है और वो उसी को परसू करें। अच्छा, मगर आज जो एतराज़ात उठाए गए, अब वो जो एतराज़ात वाली अगर हम फहरिस्त देखें तो उसमें जो है वो ये
सामने आ रही है बात कि अभी तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो जीआईटी की रिपोर्ट में आए थे, और कहा गया कि पूरे का पूरा जो केस है वो उस पर बिल्ड किया गया, वो अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फिर ये एमएलए और ये जो पूरा प्रोसेस नैब करने जा रहा है, ये सारे का सारा एक आई वॉश प्रोसेस है। देखिए केस किस पे बिल्ड किया गया? केस तो सिंपल शुरू हुआ था कि 4 अपार्टमेंट्स हैं एवनफील्ड में, वो आपके हैं। हुसैन नवाज वापस आए, उन्होंने कहा हाँ जी हमारे हैं। उसके बाद शुरू हुआ कि आपके हैं, आपने कहा पैसे कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी एक कतरी शहजादा था, उसने हमें 1980 में पैसे हमने लगाए थे, उसने 2004 में वापस कर दिए। कतरी शहजादे का भी नहीं पता, इन्वेस्टमेंट का भी नहीं पता। सो इन्होंने तो बताना था कि हमारे पैसे। उसके बाद स्टोरी जो है वो तो आगे बढ़ी, एफजेडी कैपिटल कोई हमारे केस में तो थी ही नहीं, ये तो मामला शुरू हुआ था 4 अपार्टमेंट से। उसके बाद पता चला कि जी वो एफजेडी कैपिटल भी इनकी है, उसके बाद पता चला कि हिल मेटल भी इनकी है। मगर क्या ये कहा जा सकता है कि जो जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इनकम्प्लीट थी या वो कंक्लूसिव नहीं थी? नहीं, जेआईटी की तो जो है वो तो खुद कह रहे हैं वॉल्यूम 10 जो है वो भी चलना है। जो इन्होंने अभी बाहर से जो मजीद असिस्टेंस आनी है, जो असल घबराहट इस वक्त ये भी है, आपने देखे ना 3 स्टांस लिए थे इन्होंने बाहर, पब्लिक स्टांस थे मीडिया पे। एक ये था कि जी वॉल्यूम 10 ओपन करें, ठीक है। जब अदालत ने दिखाया तो उसी स्पीड से 120 किलोमीटर की रफ्तार से वापस दौड़ लगा दी। फिर ये कहा गया कि जी जो वीडियोस हैं इन्वेस्टिगेशन की वो आप लगाएं, और मैंने कहा कि हमने कहा कि जी आप लगाएं, बिस्मिल्लाह करें, हमारी तरफ से सैनमा में लगाएं, सैनमा इंडस्ट्री रिवाइव करेगी। तीसरा हमने, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप जिसने रिलीज की, और आज भी उन्होंने वो व्हाट्सएप ने जो हुसैन नवाज की स्पीच जो है उसका आप बताएं कि किसने वो तस्वीर जो है वो दिखाएं। तीनों पोजीशनें वो अटॉर्नी जनरल के पास पड़ी हुई है। तो तीनों जो है, आप पब्लिक स्टांस देखें पीएमएलएन क्या और कोर्ट के अंदर स्टांस क्या। अच्छा, मैं सलीम मानवी वाला साहब, ये आज भी बड़ा क्वेश्चन किया उन्होंने, एक तो प्रोसेस को, और दूसरा मैं वो आपकी टेक चाहता हूँ उस पर नैब वाले मामले पे। नैब में जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जो अभी तहफुजात इनके आ रहे हैं, नैब में सर ये मामला आगे बढ़ सकता है क्या? कोई लगता है कि ये कोई जिसको हम वो कहते हैं ना मंतकी इंजाम, तो क्या मंतकी इंजाम की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? देखें जी, अगर नहीं जाएगा तो इट विल बी अ फेलियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ओवरसीइंग दिस, एंड इफ इसका कुछ नहीं होता और इसका कोई रिजल्ट नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट का फेलियर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंश्योर कि ये सारी चीज़ें इसका एक रिजल्ट निकले, और ये ना हो कि जी बस ये एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी और इसका कुछ नहीं हुआ और बात खत्म हो गई। तो आई थिंक इस वक्त एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट, एंड मुझे तो उम्मीद है कि वो डिलीवर करेंगे एंड दे विल इंश्योर कि जैसे आम आदमी का नैब में ट्रायल होता है इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी हो। और वो जो ग्रैंड डायलॉग वाली तजवीज है आज फिर उन्होंने दोबारा दी, मुझे पता है आप लोग तो पहले भी उस पर जवाब दे चुके हैं, मगर आज उन्होंने कहा कि वो कमेटी बनाना चाहते हैं और उस कमेटी में सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, मीडिया पर्सन होंगे, बाकी भी लोग उसमें शामिल होंगे, वो सब मिलकर जो है वो इस मुकालमे का आगाज करें। देखें, इस वक्त जो भी मियां नवाज शरीफ साहब करना चाहेंगे, nobody will support him except his maybe some of his party people, but otherwise no। और बावजूद इसके वो गारंटी दें कि उनका कोई इरादा नहीं है वजीर आजम बनने का, या उनकी जात तक इस मामले को नहीं देखें, उनका है या नहीं है, nobody wants to be or do anything with Mr. नवाज शरीफ। अच्छा। और द फैक्ट इज, मैं आपको ये बताऊं कि 62-63 का जो एक शोशा छोड़ा गया कि जी सारी पार्टियां आर इन फेवर ऑफ 62-63, और मैं आपको बताऊं ये वाहिद आदमी थे जिन्होंने 62-63 को 18th अमेंडमेंट के दौरान निकालने के लिए ऑपोजिशन की और सारी पार्टियों को कहा कि ये नहीं करना, और ये पीपल्स पार्टी जो सजेस्ट कर रही है ये गलत है। और आज वही आदमी सबके पास जा रहा है और कह रहा है कि 62-63 को खत्म किया जाए। तो कौन इस आदमी को ट्रस्ट करेगा और कौन इसके साथ चलेगा, आप मुझे ये बता दें। अच्छा ताहिर मशीद साहब, मेरा लास्ट पॉइंट जो आज के प्रोग्राम में था वो ये इदारों के टकराव वाला, जो मैंने राना सनाउल्लाह से शुरू में भी सवाल पूछा कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर वजीर जो है वो साथ खड़े हैं जब इस तरह की तकारीर हो रही है, तो ये क्या क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसकी हम बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में हो सकता है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, तो सर फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाने वाली बात है ना?
नहीं, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये तो पूरा केस पॉलिटिसाइज रहा है। नहीं, इसको तो केस को छोड़ दे, केस के बाद बात हो रही है, जो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस की केस के बाद अब बात हो रही है, जो आज उन्होंने इंस्टीट्यूशंस तो वो कानून है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन दूसरी के ऊपर इंक्रोच करे, दूसरे की ड्यूटी, दूसरे की मैंडेट के ऊपर इंक्रोच करे, फिर जाके क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो सकता है। पॉलिटिकल जलसों से, जुलूसों से नहीं होता। अच्छा, मगर मियां साहब अगर इस तरह की बात करते हैं, आपको लगता है ये तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं ये नहीं बातें जो उन्होंने फैसले के हवाले से बातें की? मैं तो कहता हूं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, और सब को ये नहीं करना चाहिए। बाकी लोग कौन कर रहे हैं? सारी अपोजिशन वाले भी, सब अपोजिशन वाले। आप क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि जो मैं कहूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता हूँ, कल भी मैं बहुत ज़्यादा बोला हूँ, तो वो तो अच्छा लगता है लोगों को। मगर असल में जो इंसाफ है, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल है कोई चीज़, तो वो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को साथ ज़रूर देंगे। वो फर्ज बनता है पॉलिटिकल पार्टी का अपने लीडर, अपने मेंबर्स का साथ देना, इर्रिस्पेक्टिव के वो डिसीजन क्या है या वो किस हवाले से बात वो गुड एंड द बैड उसमें होता है। ये वजीर कानून पंजाब, वजीर कानून जो है वो आपके जो फेडरल वाले हैं वो भी वहां पर है, वो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको किस तरह से देखते हैं? या ताहिर मशीदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है पॉलिटिकल है तो उन्होंने साथ खड़े होना ही होना है। देखें, आप कहें कि क्लासिक सेंस में तो साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कन्विक्टेड जलसे में प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं, मिनिस्टर्स खड़े होते हैं, कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सारे जलसों में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, अगर जुडिशरी के खिलाफ अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो लॉ मिनिस्टर और गवर्नर वगैरह को साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे एम के लोगों को अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने नहीं खड़े हुए। और जो कन्विक्टेड लोग हैं मर्डर्स में, कुछ मोरालिटी भी तो होती है ना, एक पॉलिटिकल मोरालिटी है, एक आपकी लीगल मोरालिटी है। सो पॉलिटिकल मोरालिटी डजंट अलाउ यू कि आप एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हों, उनको अपना केस वो प्लीड कर रहे हैं, वो अदालतों में अपना प्लीड करें, खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पार्टीज के स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे जो पार्टीज के स्ट्रक्चर नहीं है, उनका जो सेंटेंस हुआ था वो बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक की साजिश थी, और अब नसीम हसन शाह साहब ने और बाकी जजेस ने माना कि उनको साजिश में किया गया था। इसलिए भुट्टो केस तो अनकम्पेरेबल है। भुट्टो केस को ICIJ ने या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भाई भुट्टो केस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने तो नहीं बनाया हुआ था। अभी तो राना सनाउल्लाह की आपने बात सुनी कि पूरी दुनिया ये साजिश, इशारे वहां पर भी मुलव्वस हैं, क्रिश्चियंस भी मुलव्वस हैं, हिंदू तो खैर नहीं मुलव्वस, वो तो दोस्त हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया मुलव्वस है। तो वो तो आपने उनकी बात सुनी। तो जहाँ तक ये PMLN का ताल्लुक है, ये अपनी चूंकि पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ नहीं पाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये जो जुडिशरी है ये कोई वजन भी लेगी इस सारी एक्टिविटी का। ये जजेस बड़े तगड़े जजेस हैं, ये एक पूरी मूवमेंट से निकले हुए जजेस हैं, इन्होंने बड़ी तगड़ी अपनी उस वक्त लड़ाई भी लड़ी हुई है अपने लिए। आपको वो रिएक्शन नहीं आ सकता अभी जिस तरह की तकारीर हो रही है? रिएक्शन जजेस को नहीं देना चाहिए मेरी जाती राय में। जुडिशरी शुड बी अबव बोर्ड, उनको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। उनके सामने केसेस हैं, वो अपने फैसले देंगे, उन्हें अपने फैसलों के जरिए बोलना। राइट। सलीम मानवी वाला साहब, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो इदारों के टकराव वाली बात है, या फिर अगले 7-8 माह में जो शायद खाकान अब्बासी साहब के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मियाँ साहब की जो है ये उनका एक जो सियासी जद्दोजहद वो कर रहे हैं उसका भी तो हिस्सा है, तो ये आपको लगता है कि चीजें जो हैं वो इससे खराब हो सकती हैं? रहमान साहब, आप तो इदारों के टकराव की बात कर रहे हैं ना, इदारे तो पार्लियामेंट से टकराव कर रहे हैं। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। आज आपने देखा होगा कि हम 32 सेनेटर्स ने आज पिटिशन फाइल की है फाइनेंस बिल के इन द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद।